हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विपिन यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, अपन बुक पढ़ रहे हैं रिच डैड पुअर डैड। और अब से पहले अपन ने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन पार्ट 4 इसको पढ़ेंगे। और यहाँ से दोस्तों इस बुक का सबक 2 स्टार्ट करेंगे अपन, जिसका नाम है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपन इसको शुरुआत कर रहे हैं। और यहीं से आपका जो अध्याय 3 है इस बुक का, वो शुरू हो गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं और वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाएं? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूं? ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यहाँ दिया जा रहा है। सबसे अमीर बिजनेसमैन, इसके बारे में अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बता रहे हैं इसके बारे में। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एज वाटर बीच पर इकट्ठे हुए। वे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हॉवर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मेज कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। ऑर्थर कॉटन जैसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स, जिसको अपन शेयर का कारोबार करने वाले कह सकते हैं दोस्तों। और अल्बर्ट फॉल जो प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालीपन की हालात में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुसीबत समय में भी जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं।
अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनना शुरू हो जाती है, यह तेजी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सबर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूँकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे
केवल चित्र बनाते रहें और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है, वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान है, परंतु इन चित्रों के सारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। दोस्तों, अब इसमें बात करेंगे नियम 1 की। आपको संपत्ति, जिसको अपन बोलते हैं एसेट्स, और दायित्व, जिसको बोलते हैं लायबिलिटीज, का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्ग के लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी KISS सिद्धांत में यकीन करते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम 2 छोटे बच्चों के सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख ले। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषा किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आप आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था,
संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते हो तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझदार नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझाने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा, इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था परंतु उन्हें समझने में मुझे एफ मिल रहा था, और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी को यह बात हजारों बार सुनी, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्ग के लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क है। ज़्यादातर अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा, और जहाँ तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो दोस्तों इसमें कुछ कैश फ्लो है, जिसमें यह एक संपत्ति का कैश फ्लो है। इसमें आय और व्यय की बात हो रही है दोस्तों, और संपत्ति और दायित्व की बात हो रही है। तो दोस्तों जैसे अपन इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका कि कैश फ्लो किस हिसाब से काम करते हैं, उसमें कम्प्लीटली अपन इसको वीडियो के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों कंप्लीट इनको। तो अभी मैं ऑडियो में चल रहा हूँ, कंप्लीट ऑडियो बुक बना रहा हूँ, उसके बाद में जो भी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैश फ्लो है उनको अपन वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है, इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस स्टेटमेंट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत जरूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती है। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई है जैसे परिभाषा का मतलब मैंडरिन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई कि संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। तो दोस्तों यहाँ पे एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है जिसके अंदर भी आय और व्यय है, और इसमें बात कर रहे हैं संपत्ति और दायित्व के बारे में, जिसमें दोनों को बैलेंस करना है। अब आगे पढ़ता हूँ दोस्तों इसको। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों से समझा दिया गया है इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषा को समझना ज़्यादा आसान होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं संपत्ति बता रहा हूँ
कि संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को न जाने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है, न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किल आ रही है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के भाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी का घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो है। दोस्तों इसमें कंप्लीट बातें हो रही हैं, रोजगार की बात हो रही है, आय की बात हो रही है, तनख्वाह जिसको अपन बोलते हैं, व्यय की बात हो रही है, मतलब कहाँ पे खर्च कर रहा है वो, टैक्स पर, भोजन पर, किराया, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा, कंप्लीट बात हो रही है दोस्तों इस पे। और वही अपने को बैलेंस करना है इस पे संपत्ति और दायित्व को। दोस्तों और भी काफ़ी इसके अंदर कैश फ्लो ग्राफ है। यह मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो है जिसमें रोजगार है, आय है, इसमें भी खर्चे होते हैं दोस्तों, लेकिन ये दायित्व को खरीदने में लगा रहता है, संपत्ति के ऊपर ध्यान नहीं देता। और एक और है दोस्तों इसमें, जैसे आय है, तनख्वाह है और व्यय करता है इसमें टैक्स पे, मोटर गैरेज, स्थायी व्यय, भोजन, कपड़े, मनोरंजन, इन सब के ऊपर वो खर्च करता है। संपत्ति की जगह वो दायित्व खरीदता रहता है, जैसे मोटरगेज, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, यह एक अमीर आदमी का कैश फ्लो है जिसके अंदर आय और व्यय दोनों को बैलेंस रखता है और संपत्ति और दायित्व इनको भी क्या रखता है दोस्तों, बैलेंस रखता है। आय के लिए डिविडेंड्स, ब्याज, किराए से आय, रॉयल्टी, इनका काम चलता रहता है उसका, और व्यय को भी बैलेंस रखता है। और दोस्तों ये संपत्ति खरीदने में ज़्यादा ध्यान देता है। स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, नोट्स हो गया आपके, और रियल एस्टेट हो गया, बौद्धिक संपदा हो गई, तो वो संपत्ति खरीदने में ज़्यादा ध्यान देता है, दायित्व को कम रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मध्य वर्गीय और अमीर आदमी की ज़िंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती है। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं काँप जाता हूँ, या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि
आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत रही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा, यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नज़र आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं, जो भगवान न करे किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। क्योंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज़्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ न हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 5, उसमें दोस्तों अपन यहाँ से पढ़ेंगे। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में आज इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, धन्यवाद।